अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? प्लीज़ जल्दी से फटाफट। अगर मेरी आवाज़ और स्क्रीन आप सबको क्लियर है तो चैट पर एक बार क्लियर लिख दें ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। प्लीज़ फटाफट। फौरन से सबके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। सबका रिप्लाई आएगा तभी मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। प्लीज़। हाँ जी, सिंधिया, आपका रिप्लाई नहीं आया। प्लीज़ बता दें क्या मेरी आवाज़ ठीक है? ग्रेट, डन। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करा था, ठीक है? आप लोगों के सामने ये रहा वो एग्जाम्पल क्वेश्चन, ठीक है? एग्जाम्पल क्वेश्चन ये रहा जिसमें अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट भी थी, ठीक है जी? और आप लोगों को मैंने बताया था, लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करा था कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स हम प्रॉफिट स्टेटमेंट में कहाँ पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं आता। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आता है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है? जो प्रॉफिट का आंसर निकलता है, अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड होता है तो हम लेस कर देते हैं, ओवर एब्जॉर्ब्ड होता है तो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है? जो प्रॉफिट का आंसर निकलता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, उसके अंदर दैट उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट का करेक्ट फाइनल आंसर आता है, ठीक है जी? और अंडर ओवर एब्जॉर्ब कैसे निकालते हैं वो तो मैंने लास्ट क्लास में सिखा दिया था, ठीक है? और मैंने आपको बात बताई थी कि आपको पता कैसे चलेगा सबके सवाल में अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन है या नहीं है। मैंने आपको बोला था वेन एवर एक्चुअल प्रोडक्शन और बजटेड प्रोडक्शन गिवन होगी और वो नॉट इक्वल होंगे, वो इक्वल नहीं होंगी, एक्चुअल और बजटेड प्रोडक्शन में फर्क होगा, तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आएगा, ठीक है जी? तो ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल क्वेश्चन करके समझाया था, ठीक है? अब आज मैं जा रहा हूं फर्स्ट पास पेपर क्वेश्चन पर, ठीक है जी? आज की क्लास में हम लोग पहला पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो पास पेपर क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए खोला हुआ है नीचे, ठीक है जी? ये रहा पास पेपर क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन आज की क्लास में हमने सॉल्व करना है, ठीक है? अब आपको ईयर बता देते हैं, ठीक है? मई जून 2010, मई जून सेशन का ये पेपर है। 2010 2010 का पेपर है, मई जून 2010। पेपर टू वेरिएंट वन, ठीक है? हमारा वेरिएंट क्या होता है? पेपर टू वेरिएंट टू, टू टू। लेकिन ये पेपर टू वेरिएंट वन का क्वेश्चन है। सारे वेरिएंट का सिलेबस क्वेश्चंस वगैरह सेम टाइप के ही होते हैं, ठीक है? तो पेपर टू वेरिएंट वन, मई जून सेशन 2010 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है जी? प्योंडर एंड पार्क के नाम से। आ जाए जरा, ये क्वेश्चन हम जल्दी से अच्छे से रीड करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं साथ, ठीक है जी? तो लेट्स स्टार्ट। आ जाए भाई, सवाल क्या कह रहा है आपको रीड करके पहले समझाते हैं, ठीक है जी? प्योंडर एंड पार्क प्लान टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द यूज इन द अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। प्योंडर एंड पार्क दो लोग हैं जिनने सोचा है कि वो एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। किस पर्पस के लिए? अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर यूज करने के लिए वो एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का सोच रहे हैं। द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड फॉर 34 पर यूनिट। तो ये प्रोडक्ट की क्या हो गई सर जी? ये प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस हो गई। आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई, ठीक है? दैट इज 34 पर यूनिट। द फॉलोइंग यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, द फॉलोइंग आर द यूनिट कॉस्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब आपको पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट की नीचे दी हुई है, गौर से आ जाए देखते हैं। अब डायरेक्ट मटेरियल में क्या बोला हुआ है? पर यूनिट है, ठीक है? लिखा हुआ है द यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल, एक यूनिट बनाने के लिए एक वाटरप्रूफ कंटेनर लगेगा और एक वाटरप्रूफ कंटेनर कितने रुपए का है? $1 का है, ठीक है? तो मटेरियल के अंदर एक यूनिट बनाने में ये वाटरप्रूफ कंटेनर का $1 का खर्चा आ जाएगा, ठीक है? और केमिकल पी, एक यूनिट बनाने के लिए केमिकल पी के 3 किलोग्राम्स लगेंगे, ठीक है? 3 kgs ऑफ केमिकल पी लगेगा और 1 kg कितने का है? $1 का है। तो एक यूनिट बनाने के लिए 3 kgs और 1 kg 1 रुपए का है। तो ये केमिकल पी का कितना खर्चा आ जाएगा एक यूनिट बनाने के लिए? 1 into 3, दैट इज $3, ठीक है? अब केमिकल क्यू भी लगता है एक यूनिट बनाने के लिए, 4 किलोग्राम्स ऑफ केमिकल क्यू लगेंगे एंड एट $1 पर किलोग्राम, मतलब 1 kg 1.75 का है। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा केमिकल क्यू का? तो भाई एक यूनिट बनाने के लिए 4 kgs और 1 kg 1.75 का, तो 4 into 1.75, तो ये हमारे पास आ जाता है $7, ठीक है जी? तो भाई ये आपका पर यूनिट टोटल मटेरियल का कॉस्ट आ गया। ये 3 मटेरियल्स लगेंगे, ठीक है जी? डायरेक्ट मटेरियल 3 मटेरियल लगेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। एक वाटरप्रूफ कंटेनर, एक यूनिट बनाने में एक वाटरप्रूफ कंटेनर जो 1 रुपए का है, ठीक है? तो पर यूनिट खर्चा वाटरप्रूफ कंटेनर का $1 आ गया। केमिकल पी लगेगा 3 किलोग्राम्स, 1 किलोग्राम $1 का है, तो 1 into 3। एक यूनिट बनाने के लिए केमिकल पी लगेगा $3 का खर्चा आएगा। एंड केमिकल क्यू के 4 किलोग्राम्स लगेंगे, 1 किलोग्राम 1.75 का है, तो 1 into 4.75। तो केमिकल क्यू का खर्चा एक यूनिट बनाने का हुआ 7। तो ये आपके पास तीन अलग अलग मटेरियल है।
पर यूनिट खर्चा है तीनों मटेरियल का, तीनों को ऐड अप कर दिया तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल टोटल पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट टोटल टोटल खर्चा, ठीक है। 7 + 3 इज 7, 8, 9, 10 एंड देन +1 इज 11, तो $11 आपका डायरेक्ट डीएम पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट का खर्चा आ गया आपके पास, ठीक है। अब वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट खर्चा, नेक्स्ट कॉस्ट, दैट इज डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट, ठीक है जी। अब यहाँ डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट आपको पर यूनिट नहीं दिया हुआ, ठीक है, लेकिन आपको बताया हुआ है, ये यहाँ क्या लिखा था, यूनिट कॉस्ट्स, मतलब यहाँ आपको डायरेक्ट लेबर में बताया है 15 मिनट्स। इसका मतलब क्या है, एक यूनिट बनाने में 15 मिनट्स लगते हैं, लेबर को एक यूनिट बनाने में 15 मिनट्स लगते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है $8 पर आवर, और आप पैसे देते हो पर आवर के $8, ठीक है। अब 15 मिनट्स को आप पर आवर रेट से तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते ना, आपने आवर्स को आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करना होता है, मिनट्स को मिनट्स के रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। अब मेरी बात सुने, एक यूनिट बनाने में 15 मिनट्स लगते हैं, और आपको जो खर्चा दिया हुआ है वो पर आवर दिया हुआ है, तो आप पता है क्या करोगे, आप मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लो। मिनट को आवर्स में कैसे चेंज करा जाता है, एक आवर में 60 मिनट होता है, तो जितने मिनट्स हैं उसको आप 60 से डिवाइड कर दो, आपका आवर्स में चेंज हो गया। तो 15 डिवाइडेड बाय आपने 60 करा, तो ये आपके पास आवर्स में आंसर आ गया। अब एक यूनिट बनाने के लिए इतने आवर्स लगते हैं इन फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, एक यूनिट बनाने में इतने आवर्स लगते हैं, और पर आवर खर्चा है 8, तो एक यूनिट बनाने में जितने आवर्स लगते हैं उसको आप पर आवर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास पर यूनिट खर्चा आ जाएगा लेबर का, ठीक है। तो 15/60 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो आपके पास ये आंसर आएगा कितना, 15/60। आपने मिनट्स को आवर्स में चेंज करा, और फिर तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.25 आवर्स, मतलब एक यूनिट बनाने में 0.25 आवर्स लगते हैं, और पर आवर खर्चा है 8, तो 0.25 × 8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा $2। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डायरेक्ट लेबर पर यूनिट का खर्चा हो गया, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब ये वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा है, वीओएच, ठीक है। अब ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में भी क्या बोला हुआ है, ये डायरेक्टली आपको पर यूनिट नहीं गिवन, ठीक है, ये पर यूनिट खर्चा आपको नहीं दिया हुआ। अब ये क्या कह रहे हैं, एब्जॉर्ब्ड एट, एब्जॉर्ब्ड मींस चार्ज्ड, कितना खर्चा आता है $14 पर डायरेक्ट लेबर आवर खर्चा दिया हुआ है, आपको वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा भी पर आवर दिया हुआ है, पर आवर वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा आता है 14। तो अगर आप पर आवर खर्चे को एक यूनिट बनाने में जितने आवर्स लगते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। पर आवर खर्चे को एक यूनिट बनाने में जितने आवर्स लगते हैं उससे मल्टीप्लाई करोगे तो पर यूनिट खर्चा आ जाएगा। तो भाई ऊपर बताए हुए थे एक यूनिट बनाने में 15 मिनट्स लगते हैं, तो आपने मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लिया था, तो एक यूनिट बनाने में लगते हैं 15/60 आवर्स, ठीक है जी। और पर आवर खर्चा वेरिएबल ओवरहेड्स का इज 14, तो 15/60 इतने आवर्स लगते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट बनाने में इतने आवर्स लगते हैं, मल्टीप्लाइड बाय वीओएच का पर आवर रेट, तो आपके पास वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट का खर्चा आ जाएगा 15/60 मल्टीप्लाइड बाय 14, एंड द आंसर इज 15/60 multiplied by 14, आंसर इज $3.5। तो ये आपका वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट का खर्चा आ गया आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब एफओएच का खर्चा, फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा 3040 फॉर द 6 मंथ एंडेड 30th June 2011 टू बी एब्जॉर्ब्ड एट अ रेट पर यूनिट, ठीक है जी। तो आपको फिक्स कॉस्ट तो टोटल दी हुई है, 6 मंथ्स की टोटल मिलाकर, 6 मंथ्स की टोटल मिलाकर 3040 आपको फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट का खर्चा दिया हुआ है, ठीक है। अब तो अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को समराइज करूं, एक यूनिट आप 34 का बेचोगे, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा एक यूनिट बनाने में आता है $11 का, डायरेक्ट लेबर का खर्चा एक यूनिट बनाने में आता है $2 का, एंड वीओएच का खर्चा पर यूनिट एक यूनिट बनाने का आता है 3.5, ठीक है। एंड फिक्स कॉस्ट 6 महीने की टोटल फिक्स कॉस्ट इज एफओएच, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इज 3040। क्या यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हैं या कोई कंफ्यूजन है, नहीं क्लियर? इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, अगर क्लियर है तो एक बार चैट पर क्लियर लिख दो ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं जल्दी प्लीज। वर्दा क्लियर, सिंधिया क्लियर, दानिश क्लियर, ठीक है ग्रेट। और भी कुछ 4 लोग हैं, लाइबा क्लियर, ठीक है डन। व्हाट अबाउट अदर्स, बाकियों का क्या सीन है? अच्छा अरहम रजा, एफओएच समझ नहीं आई, नो इश्यूज अरहम, एफओएच दोबारा रिपीट कर देता हूं। बाकी बताएं भाई, बाकियों का क्या सीन है, समझ आ गया है? अच्छा जी अरहम मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एफओएच फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट समझ नहीं आई। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट में क्या लिखा हुआ है, 3040 फॉर द 6 मंथ एंडेड 30th June 2011, 30th June 2011 जो 6 मंथ एंड हुए, 6 मंथ टोटल 6 मंथ की जो एफओएच कॉस्ट इज दैट इज 3040, तो फिक्स कॉस्ट इज 3040 फॉर द 6 मंथ्स।
और हम क्लियर है कि 6 महीने की फिक्स कॉस्ट 3040 है, ये बोला हुआ है सिंपली। क्लियर, पक्का, आगे बढ़े। अच्छा जी, अब आ जाए जरा नीचे चलते हैं, और नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट हमें बोला हुआ है एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर द 6 मंथ एंडेड 30 जून 2011 आर। 6 महीने जो जून में खत्म हो रहे हैं, मतलब जनवरी 2011, जनवरी 2011, फेब 2011, मार्च 2011, अप्रैल, मई एंड जून 2011, 6 महीने की आपको प्रोडक्शन के यूनिट्स, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन के यूनिट्स 6 महीने के, और एक्सपेक्टेड सेल्स के यूनिट्स 6 महीने के दिए हुए हैं। ठीक है, आपने सोचा था जनवरी में 50 यूनिट्स बनाओगे, 40 यूनिट्स बेचोगे, फेब में 50 यूनिट्स बनाओगे, 45 यूनिट्स बेचोगे, मार्च में 60 यूनिट्स बनाओगे, 60 यूनिट्स बेचोगे, अप्रैल में 60 यूनिट्स बनाओगे, 70 यूनिट्स बेचोगे, मई में 80 यूनिट्स बनाओगे, 75 यूनिट्स बेचोगे, जून में 80 यूनिट्स बनाओगे और 75 यूनिट्स बेचोगे। 6 महीने की सेल्स और 6 महीने की प्रोडक्शन के यूनिट्स आपको दिए हुए हैं। अब एडिशनल कॉस्ट विल बी, और भी खर्चे लगेंगे, और खर्चे क्या है, सेल्स कमीशन पर यूनिट सोल्ड। एक यूनिट बेचने पे आपको सेल्स कमीशन का कितना खर्चा आएगा, पर यूनिट सेल्स कमीशन का खर्चा है $1। एक यूनिट बेचोगे तो 1 रुपए सेल्स कमीशन का खर्चा बढ़ना पड़ेगा। अब फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिन की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट याद है एडमिन, और कौन सा फिक्स्ड एडमिन की कॉस्ट ही आपको दी है, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 2500 पर एनम। पर एनम मींस, पर एनम मींस पर ईयर, पर एनम मींस पर ईयर, पूरे साल की फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट थी 2500। ठीक है जी, अब आई होप आप लोगों को सवाल में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई हो वो समझ आ गई हो। अब जरा हम रीड करते हैं क्वेश्चन को, पार्ट ए में क्या करना है, ठीक है। प्रिपेयर अ डिटेल्ड फोरकास्ट इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिटेल्ड फोरकास्ट इनकम स्टेटमेंट बनानी है, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है बेसिकली, फॉर द 6 मंथ एंडेड 30 जून 2011 यूजिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग। अब हमें मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है, और यहाँ हमें जगह दी हुई है मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने के लिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, आप लोगों से एक सवाल है, मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए। ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे सब, चाहे गलत बताएं लेकिन आंसर दीजिएगा। यहाँ बोला हुआ है प्रिपेयर अ डिटेल फोरकास्ट स्टेटमेंट फॉर द 6 मंथ एंडेड 30 जून 2011। क्या लिखा है, फॉर द 6 मंथ एंडेड 30 जून 2011 यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है। अब मुझे बताएं, 6 मंथ की अलग अलग बनानी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून सबकी अलग अलग बनानी है, या 6 महीने की मिलाकर एक साथ बनानी है, ये मेरा आप लोगों से सवाल है। क्या ईच मंथ की अलग अलग बनानी है, जैन की अलग, फेब की अलग, मार्च अप्रैल मई की अलग अलग, या सबकी साथ बनानी है मिलाकर। वेरी गुड सिंधिया, वेरी गुड अरहम, वेरी गुड दानिश, वेरी गुड अब्दुल समद, सबकी मिलाकर बनानी है। वेरी गुड लाइबा। यहां बोला हुआ है फॉर द 6 मंथ्स एंडेड, क्या लिखा हुआ है, 6 महीने जो एंड हुए, सारे 6 महीने की मिलाकर। अगर यहां लिखा होता ना फॉर ईच ऑफ द 6 मंथ्स, अगर लिखा होता ईच ऑफ द 6 मंथ, तो फिर हर महीने की अलग अलग, ईच हर महीने की अलग अलग बनानी होती, लेकिन अभी लिखा है फॉर द 6 मंथ एंडेड, तो 6 महीने की मिलाकर बनानी है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूं, मैं जो है ना 6 के 6 महीने की प्रोडक्शंस को ऐड कर देता हूँ, और टोटल प्रोडक्शन मिला लेता हूँ, निकाल लेता हूँ 6 महीने की मिलाकर। 50 + 50 इज 100, 100 + 60 इज 160, 160 + 60 इज 220। ठीक है, 160, एक बार चेक कर लेते हैं, 160 + 60 इज यस 220। उसके बाद +80 + 80 +80 + 80, 220 + 80 इज 300, सॉरी, 220 + 80 + 80 380, यस। तो टोटल 6 महीने की जो प्रोडक्शन के यूनिट्स मिलाकर हैं, दैट आर 380 यूनिट्स। ठीक है जी, एंड सेल्स के यूनिट्स भी ऐड अप कर लेता हूं मैं। ठीक है जी, 40 + 45 + 60, ठीक है जी, 40 + 45 + 60 +70 + 75 + 75 +70 + 75 एंड द आंसर इज 365 यूनिट्स। तो टोटल इन द 6 मंथ्स मिलाकर हमने बनाए कितने यूनिट्स, 380 यूनिट्स बनाए, और हमने बेचे 365 यूनिट्स। अब आपका थोड़ा सा दिमाग यहां पर चलना चाहिए, क्या कोई ओपनिंग इन्वेंट्री होगी? आपको क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़कर ही समझ जाना था कि सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी। वाई? बिकॉज यहां लिखा हुआ है पियोंडर एंड पार्क प्लान टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट। अभी वो नया प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट ये पहले से एग्जिस्ट करता नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री कहां से आती है? पिछले साल की बची हुई इन्वेंट्री, जो इस साल की ओपनिंग बन जाती है। पिछले साल तो प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो पिछले साल की क्लोजिंग जीरो होगी, तो इस साल की ओपनिंग जीरो होगी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री में हमारे पास थे 0 यूनिट्स, कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं थी। ठीक है, अब मेरी बात सुने, साल के शुरू में 0 यूनिट्स पड़े, हमने बनाए 380 यूनिट्स, तो इन टोटल हमारे पास कितने यूनिट्स पड़े होंगे एट द एंड ऑफ द सिक्स मंथ? हमारे पास 380 यूनिट्स पड़े होंगे। साल के शुरू में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
यहाँ ऊपर फर्स्ट लाइन में लिखा था प्योंडर एंड पार्क प्लान्स टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट है, ओपनिंग इन्वेंट्री 0 यूनिट्स। हमने बनाए 380 यूनिट्स और बेचे 365, तो एट द एंड ऑफ द 6 मंथ हमारे पास 15 यूनिट्स बच गए होंगे, ऐसा ही है। 380 में से 65 चले गए तो 15 यूनिट्स बच गए। तो 15 यूनिट्स हमारी क्या हो गए, क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हो गए। यस सिंधिया, ग्रेट, बिल्कुल ठीक। 15 यूनिट्स विल बी आर क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स, ठीक है। अब एक सवाल आप लोगों से है, जवाब आप लोग देंगे मुझे। एक सवाल है आप लोगों से, एक सवाल है आप लोगों से, उसका जवाब आप लोग मुझे देंगे, चाहे गलत ही क्यों ना हो, लेकिन जवाब देंगे सब। क्या इस सवाल में अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड है? क्या इस सवाल में अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड है या नहीं, प्लीज बताएं। क्या इस सवाल में अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड है या नहीं, आएगा या नहीं? वेरी गुड वर्दा, वेरी गुड अरहम, समद बिल्कुल ठीक, दानिश बिल्कुल ठीक। इस सवाल में अंडर ओवर एब्जॉर्ब नहीं आएगा। मैंने आपको ट्रिक बता दी थी ना पता लगाने की। अगर सवाल में एक्चुअल प्रोडक्शन और बजटेड प्रोडक्शन दोनों गिवन है और दोनों डिफरेंट हैं तो यस अंडर ओवर एब्जॉर्ब आएगा। लेकिन सवाल में सिर्फ आपको एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन मतलब बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है, आपने सोचा था 380 यूनिट्स बनाएंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन सवाल में नहीं गिवन, सिर्फ एक ही प्रोडक्शन गिवन है, मतलब अंडर ओवर एब्जॉर्ब नहीं आएगा, ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स 15 यूनिट्स होंगे, हमने निकाल लिए स्टार्ट में ही, और अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड हमने पता लगा लिया, सवाल में नहीं आना, ठीक है। तो आ जाए अब जरा हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। अच्छा, एक मजे की बात आपको बता दूं, यहाँ बोला हुआ है यू मे यूज द स्पेस बिलो टू फॉर योर वर्किंग्स। जब आपको वर्किंग का स्पेस दिया हुआ है, आपने सारी वर्किंग्स वहां पर शो करनी है। अगर ये वर्किंग का स्पेस उसने दिया है ना, तो इसके अंदर अगर आपने वर्किंग शो नहीं करी तो आपकी वर्किंग के मार्क्स कट जाएंगे। जब सवाल में वर्किंग का स्पेस है, सारी वर्किंग आपने वहीं पर शो करनी है। तो ये जो मैंने ऊपर वर्किंग शो कर दी थी ना, ये सारी वर्किंग्स आप नीचे शो करेंगे, ठीक है जी। क्या डायरेक्ट मटेरियल हमारा कैसे निकला? डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट हमने कैसे निकाला था? 1 था ये, और 3 into 1 एंड 4 into 1.75, ठीक है। तो आप यहाँ शो कर देंगे 1 प्लस 3 into 1 प्लस 4 into 1.75। टोटल आपके पास डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट का खर्चा आ गया था 11। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट का खर्चा आपने निकाला था 15/60 मल्टीप्लाइड बाई कितना था, 8। तो आपके पास आ गया था कितना, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट का खर्चा आपका कितना आ रहा था। एंड यू कैन नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है, आपने फुल फॉर्म यूज करने होते हैं। $2 आ रहा था, ठीक है। और आपने VOH पर यूनिट कैसे निकाला था, 15/60 मल्टीप्लाइड बाई 14। तो ये आपके पास $3.5 आ गया था, यही वर्किंग्स थी भाई, ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो हमने वर्किंग निकाली, क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने निकाले, 0 यूनिट्स थे, प्लस प्रोडक्शन कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे थे हमने, कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करे थे, ओपनिंग इन्वेंट्री 0 यूनिट्स थे, हमने प्रोड्यूस करे थे 380 यूनिट्स। तो इन टोटल 380 यूनिट्स पड़े हुए थे, जिसमें से हमने 365 यूनिट्स बेच दिए। तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई थी 15 यूनिट्स, ठीक है जी। ये हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स की भी वर्किंग यहाँ पर शो कर दी, ठीक है। तो ये एक वर्किंग, वर्किंग वर्किंग सारी वर्किंग्स हमने यहाँ डब्बे के अंदर शो कर दी, ठीक है। सिंधिया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जब हम वहां पहुंचेंगे तो इसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आ जाएं, जरा प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं, नीचे चलते हैं भाई। यहाँ हमारे पास आ गए $2 के साइन, मतलब ये मेरी दो कॉलम्स बन गई। हमें सबसे पहले लेनी होती है सेल्स, और हमने कितने यूनिट्स बेचे थे, सेल्स के यूनिट्स हमारे थे 365, और एक यूनिट हमने बेचा था 34 का। तो 365 into 34 एंड द आंसर वी हैव इज 365 into 34, आंसर इज 12410। आप सबको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स के बाद वर्दा, मैं समझा नहीं क्या पूछ रही हैं आप, सेल्स एंड प्रोडक्शन भी लिखेंगे? मैं समझा नहीं, कहाँ पर लिखेंगे सेल्स एंड प्रोडक्शन? सर आपने क्वेश्चन में सबको ऐड किया था, प्रोडक्शन में सेल्स वाले सेक्शन में सबको ऐड किया था, तो वो भी लिखना जरूरी है। ना वो वाली लिखना जरूरी नहीं है, वो वाली वर्किंग शो करना जरूरी नहीं है, ठीक है। वो Okay. तो ठीक है, डन, ओके ग्रेट। अब सेल्स ले ली हमने, ठीक है। सेल्स के बाद जो है आपको पता है हम लोग हेडिंग डालेंगे लेस, मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, तो लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो लेस वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट है, आ जाए जरा हम देखते हैं, ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास थी, अभी आपको बताते हैं। डायरेक्ट मटेरियल इज वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर इज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स इज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड इज फिक्स कॉस्ट। और नीचे आए, सेल्स कमीशन भी वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन आपको पता है सवाल में क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्रीज जब हो तो पहले हम सिर्फ 3 वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, जो प्रोडक्ट को
बनाते वक्त लगती है, डीएम डीएल एंड वीओएच। वेरी गुड सिंधिया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। ये जो सेल्स कमीशन है ये वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन ये प्रोडक्ट को बेचते वक्त लगती है, सेल्स करके करते वक्त लगती है, तो ये हम इन्वेंट्री के बाद लेते हैं। गुड। ठीक है, तो पहले हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स ले लेते हैं, जिनका रेट हमने निकाल लिया था 11, 2 एंड 3.5। अच्छा, अब ये जो खर्चे होते हैं डीएम डीएल वीओएच, इनको हम प्रोडक्शन के यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं या सेल्स के यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं? इनको हम प्रोडक्शन के यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट को बनाते वक्त लग रहे होते हैं। ठीक है, एंड द प्रोडक्शन के यूनिट्स पर कितना, 380 हमारे प्रोडक्शन के यूनिट्स थे। तो नीचे चलते हैं, मल्टीप्लाइड बाय इनको 380, 380, 380 कर देंगे, तो हमारे पास डीएम डीएल एंड वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा आ जाएगा 11 × 380, 11 × 380, 4180, 2 × 380, द आंसर इज 760, एंड 3.5 × 380, आंसर इज 1330। अब आपको पता है ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री 0 यूनिट्स, तो कुछ जीरो ये आंसर है, ओपनिंग इन्वेंट्री स्किप करें, डायरेक्ट क्या करें, लेस। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री होती तो ऐड हो जाती, डायरेक्ट क्या आ जाएगी अब, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, चूंकि कोई ओपनिंग इन्वेंट्री है ही नहीं। क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स वर 15, मल्टीप्लाई करेंगे इन्वेंट्री के रेट से। याद करें मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री का रेट कैसे निकलेगा, डीएम का पर यूनिट प्लस डीएल का पर यूनिट प्लस वीओएच का पर यूनिट। 11 + 2 इज 13, 13 + 3.5 इज 16.5, तो 15 × 16.5, व्हाट इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री का आंसर? 247, सॉरी, 247.5। अब सर एक वेरिएबल कॉस्ट रह गई है, सेल्स कमीशन, जो हम इन्वेंट्री के बाद लेंगे। सेल्स कमीशन का पर यूनिट खर्चा था 1, और ये कितने यूनिट से मल्टीप्लाई होगी, ये प्रोडक्शन नहीं, ये सेल्स के यूनिट से मल्टीप्लाई होगी, चूंकि प्रोडक्ट को बेचते वक्त लगती है। तो मल्टीप्लाइड बाय 365, तो आपका सेल्स कमीशन का खर्चा आ गया 365। नाउ योर वेरिएबल कॉस्ट का सेक्शन इज पूरा। अब एड लेस करके सारी चीज़ों को वेरिएबल कॉस्ट का फाइनल आंसर निकालते हैं, जो राइट वाले कॉलम में लेके जाएंगे और उसको ऊपर से माइनस करेंगे, सो विल गेट द कंट्रीब्यूशन। तो भाई 4180 प्लस 760 प्लस 1330 माइनस 247.5 प्लस 365, एंड द आंसर इज 6387.5। इसको हम ऊपर से माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा किसका भाई, सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट का आंसर माइनस होता है, सो वी हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन। तो मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, 12410 माइनस 6387.5, एंड द आंसर इज 6022 ग्रेट, डन, कंट्रीब्यूशन आ गई, सही है भाई। कंट्रीब्यूशन के बाद हमें क्या करना होता है, आप सबको पता है, ठीक है, हमें करना होता है लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ दो हैं, एक फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट एफओएच, जो हमें 6 मंथ की बना रहे हैं ना हम प्रॉफिट स्टेटमेंट, और फिक्स कॉस्ट हमें एफओएच का कॉस्ट 6 मंथ्स का ही दिया हुआ है 3040। लेकिन ये जो फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है 2500 पर एनम दिया हुआ है, ये पूरे साल का है। बिल्कुल ठीक, ये पूरे साल का है, ये 12 मंथ्स का है। आपको तो हाफ ईयर का चाहिए ना, तो इसका आधा निकाल लें, या तो इसको क्या कर लें, या तो 2500 को आप डिवाइड बाय 2 कर दें, आधे साल की आ जाएगी 1250। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं, ये 2500 12 मंथ्स की है ना, तो इसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 1 मंथ की आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो 6 मंथ्स की आ जाएगी, वो भी 1250 आ रहा है। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की भी वर्किंग शो कर दीजिएगा, 2500 डिवाइडेड बाय 12 × 6, तो कितनी आ जाएगी 1250। ठीक है जी, तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट तो हमें 3040 6 महीने की ही दी हुई थी, लेकिन लेकिन फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमें दिए हुए थे पूरे साल के, लेकिन हाफ ईयर के थे 1250। फिक्स कॉस्ट एडअप की, फाइनल आंसर राइट कॉलम में लेके गए, तो 3040 प्लस 1250, एंड द आंसर इज 4290। ऊपर से माइनस करा, वी विल गेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल कॉस्टिंग। एंड व्हाट इज द प्रॉफिट, वेट कीजिएगा प्लीज, what is the profit according to the marginal costing? 60225, 60225 minus 4290, sorry, 6022.5, 6022.5 minus 4290, 1310।
1732.5, और ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा प्रॉफिट निकल आया, ठीक है। यस, प्रॉफिट फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग इज 1732.5। आई होप बिल्कुल आसान सी थी, आप सबको 100% क्लियर है ये? क्या आप सबको 100% सारी चीज़ें क्लियर है? मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट स्टेटमेंट जो हमने बनाया है, क्या आप लोगों को ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हैं चीज़ें? तो मुझे बताएं, ताकि फिर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर जाऊं, प्लीज़ फटाफट फौरन। ठीक है, ग्रेट, सबका रिप्लाई आ ही गया है शायद, ठीक है। तो आ जाए, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रॉफिट स्टेटमेंट, दैट इज, अच्छा जी, अब क्या बोला हुआ है, प्रिपेयर अ डिटेल्ड फोरकास्ट इनकम स्टेटमेंट फॉर द 6 मंथ एंडेड यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कोई मसला ही नहीं है भाई, इजी सा सीन है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट स्टेटमेंट बना देते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले वी हैव टू टेक सेल्स, एंड सेल्स हमारी सेम थी भाई, 365 यूनिट्स बेचे थे, एक यूनिट 34 का। तो व्हाट वर द सेल्स, 12410 सेल्स आ रही थी, एज इट इज ले ली, 12410। अब आपको पता है हेडिंग डलेगी लेस, लेस प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है जी, लेस प्रोडक्शन कॉस्ट। सारे प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएंगे लाइन से, चार ही हो सकते हैं, आपको पता है मैक्सिमम, डीएम, डीएल, वीओएच एंड एफओएच, सारे के सारे गिवन थे। डीएम, डीएल एंड वीओएच का पर यूनिट, डीएम का पर यूनिट वाज 11, डीएल का पर यूनिट 2, वीओएच का 3.5। और मैंने आपको बोला था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बनाने से पहले हमेशा एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया करें, एफओएच का पर यूनिट रेट, ठीक है। एफओएच का पर यूनिट रेट एब्जॉर्प्शन रेट बोलते हैं, जिसको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलता है भाई, एबी रेट, budgeted FOH, and the budgeted fixed overhead cost for the 6 month was 3040, divided by budgeted production was 380 units. Budgeted production was 380 units. 3040 divided by 380, 3040 divided by 380, पर यूनिट कितना आ गया भाई, 3040 डिवाइड बाय 380, एंड पर यूनिट आई गेट इज 8। तो एफ ओ एच का पर यूनिट आ गया 8। ये सारे खर्चे किससे मल्टीप्लाई होंगे, ये प्रोडक्ट को बनाते वक्त लगते हैं, प्रोडक्शन के यूनिट से मल्टीप्लाई होंगे, एंड द प्रोडक्शन के यूनिट्स पर 380, 380, 380 एंड 380, ये तो 3040 ही आ जाएगी फिलहाल। और बाकी भी सेम ही आ रहे होंगे जो ऊपर आ रहे थे, एज इट इज ऊपर से देख कर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आयो 4180 760 1330, 4180, ठीक है भाई, डीएम, डीएल, वीओएच, एफओएच आ गया, ऐड ओपनिंग करनी होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री का जीरो आंसर है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, दैट वाज 15 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट। सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री का रेट कैसे आता है, डीएम का पर यूनिट, सॉरी, डीएम का पर यूनिट प्लस डीएल का पर यूनिट प्लस वीओएच का पर यूनिट प्लस एफओएच का पर यूनिट। 11 प्लस 2 इज 13, 13 प्लस 3.5 इज 16.5, 16.5 प्लस 8, 16.5 प्लस 8 is I hope 24.5, and 24.5 into 15 is 367.5। सिर्फ एड लेस करेंगे सारी चीजें, फाइनल आंसर राइट कॉलम में लेके जाएंगे। 4180 प्लस 760 प्लस 1330 प्लस 3040 minus 367.5, and the answer we get is 8942.5। इसको ऊपर से माइनस करेंगे, वी विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट, एंड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है भाई, 12410 माइनस 8942.5, एंड द आंसर इज 3467 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट भाई। डन है, क्लियर चल रहा है, आई होप यहाँ तक बिल्कुल इजी पीजी सा सीन है। उसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे लेस एन पी सी, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। आई होप, मेरे ख्याल से दो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि डीएम, डीएल, वीओएच, एफओएच तो आ गई प्रोडक्शन, ये दोनों सेल्स कमीशन एंड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये दोनों नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हैं। तो सेल्स कमीशन तो आपको पता है कितनी आती है, सेल्स कमीशन आती है 1 इंटू 365, 365 आ गई, और 1250 आ गई आपकी फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, 365 प्लस 1250,
365 प्लस 1250, आंसर इज 1615। इसको ऊपर से माइनस करेंगे, वील गेट प्रॉफिट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। प्रॉफिट आ गया क्योंकि कोई अंडर ओवर एब्जॉर्ब नहीं था, वरना ये जो आंसर आता है इसमें से अंडर होता तो लेस होता, ओवर एब्जॉर्ब होता तो ऐड होता, ठीक है। तो अब प्रॉफिट कितना आ रहा है भाई, 3467.5 माइनस 1615, आंसर इज 1852.5 एंड दिस इज योर प्रॉफिट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। तो पहले तो प्लीज मुझे बताएं, क्या आप सबको 100% क्लियर है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट किस तरह बनी है या नहीं क्लियर? जल्दी से बता दें, एनीवन, एनी प्रॉब्लम? जल्दी बताएं प्लीज, वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। क्या बात है, ग्रेट। अब सर नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, रिकंसिलिएशन करनी है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू रिकंसाइल प्रॉफिट इन ए विद द प्रॉफिट इन बी। प्रॉफिट इन ए मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट से, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट जाना है, आपको रिकंसिलिएशन सिखाई थी। सबसे पहले क्या लेंगे, प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। प्रॉफिट एज पर मार्जिनल, प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग कितना था यार, ऊपर जाकर देखते हैं। 1732.5, 1732.5, नीचे गए 1732.5, एड क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या करते थे, क्लोजिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट, एफओएच का पर यूनिट रेट 8 निकाला था ऊपर, ठीक है। एंड लेस ओपनिंग इन्वेंट्री, क्या करते थे, ओपनिंग इन्वेंट्री की यूनिट 0 मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट। तो ये तो 0 ही आ गया। 15 × 8 कितना होता है भाई, 15 × 8 इज 120। सर आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आना चाहिए, प्रॉफिट। इससे चेक भी हो जाएगा ना कि प्रॉफिट स्टेटमेंट्स ऊपर ठीक बनाई है या नहीं बनाई। प्रॉफिट अगर आ जाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सर 1732.5 प्लस 120, 1852.5, और एब्जॉर्प्शन का कॉस्टिंग का प्रॉफिट 1852.5 ही आ रहा है। मतलब यस सर, हमने प्रॉफिट स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक बनाई है। यस सिंधिया, इट इज करेक्ट, ठीक है। अब कोई मसला है, क्लियर है? एनीवन एनी प्रॉब्लम? एनीवन एनी प्रॉब्लम? सबको 100% क्रिस्टल क्लियर है चीजें, ठीक है। दानिश, ये इतना जल्दी क्वेश्चन सिर्फ मैंने आपके लिए सॉल्व करवाया है क्योंकि आपके कल सुबह 2 टेस्ट हैं। तो मैंने बोला फटाफट से क्वेश्चन पूरा कराऊं ताकि हम क्लास थोड़ा सा जल्दी एंड कर सकें। खुश हो दानिश? अब मुझे एक बात बताएं, आपको पूरा एक पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करवाया प्रॉफिट स्टेटमेंट्स का, लेकिन ये रिलेटिवली इजी था ना, ठीक है, इसमें अंडर ओवर एब्जॉर्ब नहीं था। तो डायरेक्ट तो मुश्किल पे नहीं जा सकते, पास पेपर स्टार्ट करेंगे, पहले इजी वाला, फिर उससे थोड़ा मुश्किल, फिर उससे थोड़ा मुश्किल, फिर उससे थोड़ा मुश्किल। प्रॉफिट स्टेटमेंट्स के 2-3 पास पेपर के क्वेश्चन मैं आप लोगों को अपने साथ करवाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद पास पेपर के क्वेश्चंस भी होमवर्क में दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं थोड़ा सा नाराज हूं आप लोगों से, क्योंकि यार कंपोनेंट जो है ना, ये वेरिएंट होते हैं, वेरिएंट 1 2 3 ये सेम होते हैं, सब में क्वेश्चन सेम तरह के ही आते हैं। हम प्रैक्टिस के लिए दूसरे वेरिएंट के भी कर सकते हैं, अभी हम अपने वेरिएंट वाले भी करेंगे, ठीक है। भाई मुझे सिंधिया का होमवर्क आ गया है, सिंधिया गुड। मुझे मिचेल का होमवर्क आ गया है, ठीक है। लेकिन बाकी किसी ने मुझे होमवर्क सॉल्व करके नहीं भेजा है। मैंने क्या बोला था, मुझे क्लास से पहले होमवर्क सॉल्व करके भेज देना, लेकिन आप लोगों ने नहीं भेजा। अब्दुल समद, आपका मुझे मैसेज आ गया था कि सर आपको मैं वेडनेसडे तक दे दूंगा। तो अरहम, दानिश एंड वर्दा, लाइबा तो चलो आपकी आज पहली क्लास है, लाइबा आपको हमने छोड़ दिया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं आया भाई, अरहम वर्दा आप लोग का क्यों नहीं आया, दानिश? तो इस ये जो होमवर्क 2 क्वेश्चंस भेजे हैं वो कंप्लीट करें। 2 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से 2 थे, फिर एक और तीसरा भेज दिया था अंडर ओवर एब्जॉर्ब के साथ वाला। अगर 2 क्वेश्चंस थे, वो 2 क्वेश्चंस का मुझे सोल्यूशन चाहिए। और अगर 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है 3 थे, तो मुझे तीनों का सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। चाहे गलत हो, चाहे गलत हो, लेकिन मुझे हुआ हुआ चाहिए, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें सब अपना।